हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, हम कल चर्चा कर रहे थे त्वरण के बारे में। देखिएगा ध्यान से। तो त्वरण के बारे में कल हमने जाना कि त्वरण का जो बेसिक सूत्र है स्मॉल ए, ये होता है बच्चों वेग में परिवर्तन बटा समय। त्वरण का सूत्र क्या होता है बच्चों? वेग में परिवर्तन अपॉन समय, सिंपल सूत्र। या इसी सूत्र को हम आगे चाहें तो v माइनस यू अपॉन टी कह सकते हैं। बच्चों, पहला वेग मान लीजिएगा u और बाद वाला वेग मान लीजिएगा v। तो वेग में परिवर्तन कितना होगा? b माइनस यू, अंतिम माइनस प्रारंभिक। अंतिम वेग तो v है, प्रारंभिक वेग u है, तो b माइनस यू अपॉन टी। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र बनता है बच्चों, ध्यान सुनना, बहुत से लोग नहीं जानते हैं सूत्र को, कि अगर दो वेग हों u और v, पहला और अंतिम, और बच्चों कुछ कोण पर मुड़ जाए, कुछ कोण पर मुड़ जाए, तो जो सूत्र बनता है वो बनता है साहब यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ub कॉस थीटा। ठीक है, और इसे भाग दिया जाएगा बच्चों टी से। क्लियर? तो जो त्वरण का सूत्र तैयार हुआ है वो सूत्र क्या बना है? वेग में परिवर्तन बटे समय, b माइनस यू अपॉन टी, और अंडर रूट में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2ub कॉस थीटा अपॉन टी। क्लियर है बच्चों? यहां तक। इसमें कुछ विशेष स्थितियां भी हैं, आप चाहो तो वो भी नोट कर सकते हैं हम बच्चों, कि अगर u और v एक ही दिशा में हो, दो वेग हों, पहले गाड़ी 10 की स्पीड में पूरब में जा रही थी, फिर वो स्पीड 20 की हो जाए, तो आप कैसे करोगे बच्चों कि u तथा v एक ही दिशा में हो। कहने का मतलब बच्चों बीच का कोण कितना हो? 0। अब आप सोचिए जरा, कोण यहां 0 जमा के देखना, थीटा की वैल्यू 0 जमाओगे तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो सूत्र क्या बनेगा? अंडर रूट में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2ub। चलो मैं बना के दिखाऊंगा आपको। तो a इज इक्वल टू अंडर रूट में यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ub। थीटा 0 जमाते ही कॉस का मान कितना आ गया? 1, और इसके बटे में बच्चों कितना आ जाएगा? t। थोड़ा और सॉल्व करूंगा तो अंडर रूट के अंदर ये क्या बन जाएगा बच्चों? u माइनस वी का स्क्वायर, और अपॉन में कितना आएगा? t। और यहां बच्चों स्क्वायर से रूट कट जाएगा, याद रखना। तो a इज इक्वल टू कितना आएगा? u माइनस वी अपॉन टी, या b माइनस यू भी कह सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखो, जब एक दिशा में है तो वेग जुड़ नहीं रहे हैं, वेग घट रहे हैं, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति क्या बन सकती है बच्चों? जब u तथा v, मतलब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग बच्चों विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो। बच्चों विपरीत दिशा का मतलब कोण कितना आता है? 180 डिग्री। एक ही दिशा में हो तो कोण कितना आता है? 0 डिग्री, और विपरीत दिशा में हो तो कोण कितना आता है? 180 डिग्री। आप 180 डिग्री जमा के देखिए, a इज इक्वल टू रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ub कॉस 180 अपॉन में कितना आएगा बच्चों? t।
और cos 180 की वैल्यू होती है -1। cos 180 की वैल्यू कितनी आती है? -1। तो cos 180 को जब मैं -1 जमाऊंगा तो ये बच्चों प्लस का हो जाएगा, -2u भी cos थीटा है, इसका मान -1 जमाते ही अंदर प्लस आ जाएगा, मतलब a इज इक्वल टू आएगा √u² प्लस b² प्लस 2u भी। कॉस तो हट जाएगा ना बच्चों, अब अपॉन में कितना बचेगा t, और ध्यान से देखो अंदर u प्लस b का होल स्क्वायर है और स्क्वायर रूट को काट देगा, तो a इज इक्वल टू आएगा u प्लस v अपॉन t। देखने वाली बात क्या है, जब एक ही दिशा में थे तो वेग माइनस हो रहे थे, तब t का भाग दिया, और जब विपरीत दिशा में हैं तो वेग जुड़ रहे हैं, फिर आपने t का भाग दिया। तीसरी स्थिति और देख लीजिएगा बच्चों, जब u तथा v परस्पर मतलब आपस में कैसे हो बच्चों? लंबवत हो। देखो पहली स्थिति में आपने u और v को एक ही दिशा में माना, दूसरी स्थिति में आपने u और v को विपरीत दिशा में माना, मतलब पहली बार आपने कोण 0 माना, दूसरी बार आपने कोण 180 माना। मैं बात कर रहा हूं तीसरी कंडीशन की बच्चों, जब u और v कैसे हो? आपस में लंबवत, मतलब कोण 90 डिग्री हो तो कितना आएगा देखना, a इज इक्वल टू अंडर रूट में u² प्लस v²। अब आप थीटा का मान 90 जमाओ तो cos 90 कितना आएगा? 0। cos 90 कितना आता है? 0, और 0 का यहाँ गुणा करूँगा तो ये 0 बन जाएगा। नीचे किससे भाग दूंगा? t से, तो जो त्वरण आएगा अंडर रूट में u² प्लस v² बटा t। बताइए यहाँ तक बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? समझना बहुत ध्यान से। हम चर्चा बच्चों त्वरण पर कर रहे हैं। त्वरण का सूत्र था वेग में परिवर्तन बटे समय। पहला वेग u माना, अंतिम वेग v माना, तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ? b माइनस u अपॉन टी। अदरवाइज जब कोई ट्रिक काम ना करे, कुछ काम में नहीं आए, तो बच्चों ये सूत्र तो आपको काम में लेना ही है लास्ट में। त्वरण का अंडर रूट में u² प्लस v² माइनस 2uv cos थीटा। दो वेग जब किसी कोण पर मुड़ जाए तब बच्चों ये कॉन्सेप्ट काम में आता है। कल आप याद करिए, कल का सवाल क्या था कुछ कि पहले पूरब में जा रहा था, फिर उत्तर में मुड़ गया 5 सेकंड में, यही था ना। तो u का मान 10, पूरब और उत्तर आपस में लंबत है बच्चों, तो लंबत वाली कंडीशन मान जमा के देख लो। u का मान 10, 10 का स्क्वायर 100, v का मान 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस 100 200, 200 का रूट कितना आएगा? 10 अंडर रूट 2। समय कितना है? 5, 5 से 10 दो बार कट जाएगा, तो त्वरण कितना आएगा बच्चों? 2 अंडर रूट 2, जो भी आंसर आएगा। आपको इसमें पैनिक होने की कतई भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक बार आप इसको नोट कर लें जल्दी से। ठीक है, क्लियर है भाई? दोबारा वीडियो देख के नोट कर लेना चाहो तो, या साथ साथ भी आप नोट कर लिया करो, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। त्वरण कब कब होगा बच्चों, ये आपको मैं पूरी कहानी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है ना। मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया था कि अगर चाल का परिमाण बदलेगा तो भी त्वरण पैदा होगा, दिशा बदलेगी तब भी पैदा होगा, और दोनों बदलेंगे तब भी बनेगा त्वरण, ठीक है ना। मैं बच्चों 2 कथन लिख रहा हूं बोर्ड पर, और आपको इन 2 कथनों का मतलब बताना है, ध्यान से देखना। कथन नंबर 1, यदि किसी
वस्तु का त्वरण शून्य हो, मतलब जीरो हो। यदि किसी वस्तु का त्वरण शून्य हो तो वेग भी शून्य होगा। पहला कथन बच्चों कि अगर किसी वस्तु का त्वरण जीरो है, एक्सीलरेशन जीरो है, तो उसका वेग भी कितना आएगा? जीरो। कथन नंबर 1। और कथन नंबर 2 देखिए, इसका अपोजिट लिख रहा हूं भाई मैं। यदि किसी वस्तु का वेग शून्य हो तो त्वरण भी शून्य होगा। ठीक है बच्चों, 2 कथन आपके सामने हैं, सुनना। कथन नंबर 1 क्या है कि हमने किसी वस्तु का त्वरण कितना माना? जीरो। तो क्या उसका वेग भी जीरो होगा? त्वरण जीरो होने का मतलब क्या वेग जीरो होगा? और दूसरा कथन क्या है बच्चों? अगर वेग जीरो है तो क्या त्वरण भी जीरो होगा? आपको बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। अब मैं आपके आंसर का वेट करता हूं 1 मिनट, और आप जल्दी से क्वेश्चन पढ़कर इनका कमेंट करके बताइए भाई कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। 4 ऑप्शन दे दूं मैं आपको, इस मान लो 1 सही है 2 गलत है, 1 गलत है 2 सही है, दोनों ही गलत हैं या दोनों ही सही है। बहुत अच्छा, एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है भाई। पहला कथन, चलो आप सबसे पहले पहले कथन को कमेंट करके बताओ कि अगर त्वरण शून्य है तो क्या वेग भी शून्य होगा? जल्दी से हाँ या ना, सही है या गलत है। कथन नंबर 1। कुछ बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं, पर ध्यान से देखना बच्चों। अगर मैं इनका स्पष्टीकरण लिखूं, देखते हैं सही है या गलत है। सबसे पहले मैं कथन नंबर 1 का स्पष्टीकरण देखता हूं बच्चों। कथन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु का त्वरण शून्य है, त्वरण जीरो है बच्चों, तो क्या उसका वेग भी जीरो होगा? चेक करते हैं। आपने त्वरण का सूत्र क्या पढ़ा बच्चों? वेग में परिवर्तन यानी कि v माइनस यू पढ़ा है ना थोड़ी देर पहले ही। आप सभी ने त्वरण का सूत्र पढ़ा है, a इज इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्वरण कितना है? शून्य। बच्चों जैसे आप त्वरण शून्य जमाओगे तो क्या आपको ये मिलेगा b माइनस यू अपॉन टी, और जब आप बज गुणा करोगे तो b माइनस यू इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो क्या v इज इक्वल टू यू मिलेगा? जब त्वरण जीरो है, सुनना ध्यान से, आप त्वरण को जीरो लेके चले और आपने क्या साबित कर दिया बच्चों? v बराबर है u के। v का मतलब अंतिम वेग, u का मतलब प्रारंभिक वेग। कि जब भी त्वरण जीरो है तो बच्चों वेग जीरो है ऐसा तो सिद्ध किया ही नहीं हमने तो क्या सिद्ध कर दिया कि अगर आप त्वरण जीरो लेके चल रहे हो ना तो b और u बराबर है। मतलब पहला कथन गलत है, पहला कथन गलत है। सही क्या होता बच्चों? यदि किसी वस्तु का त्वरण शून्य है तो वेग नियत होगा, शून्य नहीं होगा बच्चों। इसकी जगह पर क्या आना चाहिए था? नियत या फिर अपरिवर्ती। क्या कहोगे आप इसको? नियत या अपरिवर्ती होगा, अब सही था। पर फिलहाल कथन नंबर 1 गलत है बच्चों। त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन। त्वरण जीरो है,
मतलब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। और बच्चों जब परिवर्तन ही नहीं होगा तो वो कांस्टेंट चलता रहेगा, नियत रूप से चलता रहेगा, ठीक है ना। तो अगर वेग शून्य है इसका मतलब क्या निकला बच्चों कि उसका जो त्वरण शून्य है, इसका मतलब क्या निकला कि वेग कैसा है, नियत है। यह तो बात हुई कथन नंबर 1 के बारे में। तो फिलहाल जवाब होगा कथन नंबर 1 गलत है, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया था। बच्चों कथन नंबर 2 के अगर हम स्पष्टीकरण की बात करें, कथन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु पर वेग शून्य है। वेग कितना है, शून्य। तो क्या त्वरण भी शून्य होगा? जरूरी है क्या कि वेग 0 हो तो त्वरण भी कितना हो, 0? आपको एग्जाम्पल लेके देखिए। फॉर एग्जाम्पल से बच्चों इसमें से दिखाता हूं। देखो मेरे पास एक चौक का टुकड़ा है, सुनना। मैं इस चौक के टुकड़े को गिराने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। मैं इस चौक के टुकड़े को गिराने वाला हूं। अभी इस चौक के टुकड़े का वेग कितना है, 0। जब मैंने इस चौक के टुकड़े को गिराना प्रारंभ किया, जिस समय मैंने हाथ में से इसको छोड़ा, उस समय इसका वेग कितना था, 0। कुछ स्टार्टिंग में वेग थोड़ी है, नहीं है ना। पर क्या पृथ्वी तो इसे त्वरण लगा रही है नीचे की ओर, 9.8। पृथ्वी हमेशा नीचे की ओर क्या लगाती है, त्वरण लगाती है। अब सोचिए इस चौक को जब आपने छोड़ा, जिस समय बच्चों मैंने छोड़ा, उस समय क्या इसका वेग 0 था? बिल्कुल था। पर इसमें त्वरण था क्या नहीं था? था भाई। त्वरण भी 0 होता, वेग भी 0 होता, फिर तो इस चौक को मैं छोड़ देता ना, तो ये चौक हवा में ही लटका रहता, नीचे आता ही नहीं। आपको समझ आया कि नहीं आया? क्या कथन था बच्चों कि वेग शून्य है तो क्या त्वरण भी शून्य है? ना, बिल्कुल गलत है। आप जब कार में बैठते हो, एक कार खड़ी हुई है, उसका वेग कितना है, 0। आप उस कार में बैठे तब उसका प्रारंभिक वेग 0 है। फिर जैसे ही आपने एक्सीलेटर दबाया तो त्वरण मिला कि नहीं मिला? प्रारंभिक वेग 0 है पर त्वरण 0 नहीं है। इसका मतलब बच्चों कथन 2 कैसा है, गलत है। समझना, कथन नंबर 1 भी गलत है और कथन नंबर 2 भी गलत है। दोनों ही कथन गलत हैं। आप आंसर लिखें जल्दी से। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने लिख लिया होगा, है ना। अपन अब आगे बढ़ते हैं। तो ये चर्चा कर रहे थे अपन किसके बारे में, त्वरण के बारे में। नेक्स्ट बच्चों त्वरण हो गया है ना, आपका विस्थापन हो गया, वेग हो गया, चाल, दूरी, त्वरण, ये 5 हेडिंग हम कर चुके हैं। इसके बाद में कुछ बेसिक लेता हूं जो आगे आने वाले लेक्चरों में बच्चों आपको काम देगा। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे स्पर्श रेखा। आप देखोगे अब हम क्या है, कुछ ग्राफों की बात करेंगे बच्चों। ग्राफ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विशेष कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से। और ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पेपरों में जरूर पूछे जाते हैं भाई, गारंटी के साथ क्वेश्चन आता है। ग्राफ पढ़ने से पहले हमें कुछ छोटी मोटी बातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैं पहले बात करता हूं बच्चों स्पर्श रेखा, टेंजेंट के बारे में। क्या आप स्पर्श रेखा किस तरीके से खींच सकते हो, देखिएगा।
कोई भी मैंने आपको ग्राफ दिया, ये लो बच्चों, ये एक्स अक्ष हो गया आपका और ये हो गया वाई अक्ष, ठीक है। मान लीजिए कोई भी इस टाइप में आपको ऐसा ग्राफ दिया हुआ, कुछ भी ग्राफ दिया हुआ है, अब हमें स्पर्शरेखा खींचनी है। मान लीजिए आपको इस बिंदु पर स्पर्शरेखा खींचनी है, तो इस बिंदु पर स्पर्शरेखा कैसे खींचेंगे? बच्चों बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, आप बहुत छोटी क्लासों से ही ये पढ़ते आ रहे हो। स्पर्शरेखा का सीधा सा मतलब है जिस बिंदु पर स्पर्शरेखा खींचनी है उस बिंदु को टच करते हुए एक सरल रेखा खींच दो। अभी आप सरल रेखा मान लो इस तरीके से खींचते हो, तो क्या ये इसकी स्पर्श रेखा है क्या? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है बच्चों। इस बिंदु को टच करते हुए गुजरनी चाहिए, ना कि काटते हुए। मतलब इस बिंदु पर तो ये वक्र को नहीं काटनी चाहिए कम से कम। मैंने क्या कहा? ये स्पर्श रेखा नहीं है भाई आपकी, ये आपका ग्राफ था, आपको यहां स्पर्श रेखा खींचनी है ना, तो जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचनी है उस बिंदु को टच करते हुए एक सरल रेखा गुजार दो, ना कि उस बिंदु को काटते हुए। तो इसकी जो टेंजेंट है कुछ इस तरीके से होगा। ये बच्चों इसकी स्पर्श रेखा है। ये क्या है? स्पर्श रेखा। और देखिए स्पर्श रेखा एक्स अक्ष, वाई अक्ष। मान लो कोई ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से है, कोई भी ग्राफ है, और मैं आपको कहूं बच्चों इस बिंदु पर स्पर्श रेखा निकालिए, तो आप कैसे निकालोगे? इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का मतलब टच करते हुए एक सरल रेखा खींचनी है, तो इसको टच करते हुए एक सरल रेखा आपने ये खींच दी बच्चों। अब आप कहोगे सर आपने कहा था कि स्पर्श रेखा वक्र को नहीं काटनी चाहिए, पर देखो ये तो स्पर्श रेखा है, इस वक्र को 1 2 3 जगह काट रही है। बच्चों मैंने ये तो कभी नहीं कहा कि स्पर्श रेखा वक्र को नहीं काटेगी। मैंने कहा कि स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर खींच रहा हूं, समझना, स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर खींच रहा हूं वहां उस जगह पर ग्राफ को नहीं काटेगी। जैसे मैं स्पर्श रेखा यहां खींच रहा हूं, तो जो मैंने बिंदु डार्क किया है इस जगह पर तो ये टच करके निकल रही है ना। अब आगे ये ग्राफ को काटे या ना काटे ये डिपेंड करेगा कि आपने ग्राफ कैसा लिया है। और एग्जांपल देखिए, अच्छा एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है, ये विशेष इंपॉर्टेंट, उस जिस बिंदु की बात कर रहे हो। अब हालांकि इस पूरे ग्राफ में तो अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, पर आप जिस पर्टिकुलर एक पॉइंट की बात करूं तो एक पॉइंट पर तो केवल एक ही स्पर्श रेखा होगी। और देखिए बहुत सारे ग्राफ देख लें आप, एक्स अक्ष, वाई अक्ष। मान लो एक सर्किल है सपोज, और आपको सर्किल की स्पर्श रेखा खींचनी है बच्चों, तो सर्किल की स्पर्श रेखा इस बिंदु पर खींचूंगा, कुछ ऐसी आएगी, इस बिंदु पर खींचूंगा, कुछ ऐसी आएगी, इस बिंदु पर खींचूंगा, कुछ ऐसी आएगी, यहां खींचूंगा, कुछ ऐसी आएगी, यहां खींचेंगे, कुछ ऐसी आएगी। बहुत सारी स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं बच्चों एक ही ग्राफ में। मैंने कहा ना एक ही ग्राफ में बहुत सारी स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं, पर एक विशेष बिंदु की अगर मैं बात कर रहा हूं तो उस विशेष बिंदु पर तो केवल एक ही स्पर्श रेखा होगी। और देखिए बच्चों, मान लीजिए कि ग्राफ सरल रेखा है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष। मान लीजिए बच्चों आपका ग्राफ एक सरल रेखा है। अभी तो ग्राफ मैंने देखो ऐसा लिया, फिर मैंने ऐसा लिया, फिर मैंने वृत्ताकार लिया। अब की बार बच्चों मैंने ग्राफ लिया है एक सीधी रेखा। अब आपको स्पर्श रेखा खींचनी है। देखिए मान लीजिए आपको इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचनी है, तो मैंने आपको क्या बताया बच्चों कि जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचनी है उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दो। आप तो जिस बिंदु पर आपको स्पर्श रेखा खींचनी है उसको टच करते हुए एक सीधी लाइन निकाल दो। तो आप दिमाग लगाओ बच्चों, अगर आप इस पर स्पर्श रेखा खींचते हो ना तो ये खुद ही स्पर्श रेखा का काम करेगी। अरे खुद भी तो सीधा है, और इस बिंदु को टच करते हुए जब आप एक लाइन गुजारोगे जिसको मैं डार्क कर रहा हूं वो भी तो इसी के ऊपर आएगी। इसके इस बिंदु पर खींचनी है तो भी सीधी रेखा आएगी, इस बिंदु पर खींचनी है तो भी सीधी रेखा आएगी। याद रखना
इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ग्राफ जब सीधी रेखा हो, मैं लिख दूं बच्चों कि यदि ग्राफ सीधी रेखा हो, अगर आपका ग्राफ बच्चों कैसी रेखा हो, सीधी रेखा हो, तो ग्राफ के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, अगर हमारा ग्राफ एक सीधी रेखा यानी कि सरल रेखा है और आप उसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच रहे हो, खींची गई स्पर्श रेखा स्वयं सरल रेखा होती है, स्वयं सरल रेखा होती है। सुंदर। अगर ग्राफ सीधी रेखा होता, अंतर फील करो बच्चों सारी बातों में, स्पर्श रेखा बनाना प्रत्येक बच्चे को आना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर आपको बहुत समस्या आ जाएगी। भाई स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं वो आप समझना कि जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचनी है ना, वहां टच करते हुए निकल जानी चाहिए एक सरल रेखा। स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर खींच रहे हैं उस बिंदु पर तो ग्राफ को नहीं काटेगी, आगे काट सकती है, आपको मतलब नहीं इस बात से। कुल स्पर्श रेखाएं अनंत हो सकती हैं, पर एक बिंदु पर तो एक ही होगी। और अगर बच्चों ग्राफ सरल रेखा है, ग्राफ सीधी रेखा है, तो उसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्वयं ग्राफ ही दर्शाता है। क्लियर है? नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट, इस स्पर्श रेखा का यूज कहां आएगा, या मैं ऐसे कहूं कि ये स्पर्श रेखा क्या काम आएगी भाई, तो इसका काम भी देख लीजिए। देखिए स्पर्श रेखा बनाना आप सीख गए बच्चों, फिर हमें स्पर्श रेखा खींचने के बाद में जरूरत पड़ेगी स्पर्श रेखा की ढाल की। स्पर्श रेखा की ढाल की यानी कि स्लोप की। तो बच्चों स्पर्श रेखा का स्लोप कैसे निकालें, स्पर्श रेखा की ढाल कैसे निकालें, यह अपने आप में एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना बच्चों। मान लीजिएगा कि यह कोई ग्राफ है, एक्स अक्ष और यह है बच्चों वाई अक्ष। ठीक है, अब मैं कोई ग्राफ बना देता हूं। ये कोई ग्राफ है भाई, कोई भी ग्राफ हो सकता है। मान लीजिए कि इस बिंदु पर आपको स्पर्श रेखा की ढाल चाहिए। ग्राफ के ऊपर कोई भी बिंदु आप चिन्हित कर सकते हो और इस बिंदु पर हमें स्पर्श रेखा की ढाल निकालनी है। तो क्या तरीका रहेगा, सबसे पहले तो आप यहां एक स्पर्श रेखा खींचिए। ये लो, स्पर्श रेखा खींचना आप सीख गए हैं ना। उस बिंदु को टच करते हुए एक सरल रेखा बना देनी है। ग्राफ के जिस बिंदु पर आपको स्पर्श रेखा चाहिए उस बिंदु को टच करते हुए एक सरल रेखा बना दीजिए। और बच्चों ये सरल रेखा एक्स अक्ष के साथ में कितना कोण बना रही है ये देखिए पहले तो। अब कोण दो तरीके से है बच्चों, एक तो क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। आपको एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में इस रेखा से प्रारंभ होना है, और एक्स अक्ष से प्रारंभ होना है ये मान लो, और एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से कोण नापना है, ये वाला कोण। या मैं और आसान भाषा में बात करूं, धनात्मक एक्स दिशा से कोण लेना है। ये कोण मान लो थीटा है। कितना है? एक्स अक्ष से स्टार्ट होकर एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो बच्चों जो स्पर्श रेखा की ढाल होगी ना, इसमें आपने स्पर्श रेखा खींची और बात कर रहा हूं स्पर्श रेखा की ढाल की, तो स्पर्श रेखा की ढाल होगी बच्चों tan थीटा। क्या? tan थीटा।
किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वामावर्त दिशा में एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाएगी उस कोण के आगे टेन यानी कि स्पर्शजा। टेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पर्शजा। मैं लिखता हूं, सुनना ध्यान से। किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी बिंदु पर आपने क्या खींची बच्चों? स्पर्श रेखा खींची ना। किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा एक्स अक्ष से, चाहो तो ब्रैकेट में लिख देना वामावर्त, समझा? वामावर्त घड़ी की विपरीत दिशा में एक्स अक्ष से स्टार्ट होकर इस तरीके से मिलाना है। ये वाला कोण नहीं लेंगे, इधर वाला, उधर वाला कोण लेना है। एक्स अक्ष से बनाए गए कोण की स्पर्शजा, टेन को हिंदी में किस नाम से उच्चारण करते हैं? स्पर्शजा। सरल भाषा में ऐसे याद रखना, स्पर्श रेखा खींच दो, एक्स अक्ष से जो कोण बन जाए उसका टेन ले लो, वो ढाल है। स्पर्शजा स्पर्श रेखा की ढाल कहलाता है। कहने का मतलब जो ढाल होगी वो होगी साहब टेन थीटा। ढाल क्या होगी? टेन थीटा। एक बार आप नोट करें इस चीज को जल्दी से। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातों से शुरुआत कर रहा हूं। कल के लेक्चर में सारी बातें आपको काम आएंगी भाई। बहुत ढंग से बारीकी से सीखना, पहले सीख ले पूरा, फिर आपसे कुछ कमेंट वगैरह पूछेंगे। इसी में आप एक बात और समझ सकते हैं बच्चों, देखो ग्राफ आपको दो तरीके से मिल सकते हैं, सुनना। एक्स अक्ष बाई अक्ष। एक ग्राफ तो कुछ इस तरीके का बन सकता है बच्चों। मैं यहां दो ग्राफ ले रहा हूं, आप देखना ध्यान से। एक्स अक्ष बाई अक्ष, और एक ग्राफ आप कुछ इस तरीके का मान लो, कुछ भी ऐसे कुछ मान लेते हैं। सुनना ध्यान से बच्चों, मुझे इस बिंदु पर ढाल चाहिए इस ग्राफ की, तो और इस ग्राफ की थोड़ा ग्राफ ना घुमा दो, और हल्का सा और घुमा दो, थोड़ा ज्यादा हो गया। इस बिंदु पर ढाल चाहिए। दो ग्राफ आपके सामने हैं और इन दोनों बिंदुओं पर हमें क्या चाहिए? स्पर्श रेखा की ढाल। अब स्पर्श रेखा की ढाल क्यों निकाल रहे हैं या ये क्या काम आती है बच्चों? ये तो सारी बात की बातें हैं, सीखेंगे हम कि हम क्यों निकाल रहे हैं, क्या काम आती हैं। पहले निकालना सीख तो लें। तो मैंने क्या कहा? इस बिंदु पर ढाल निकालनी है। इस बिंदु पर बच्चों आप स्पर्श रेखा खींच दीजिए, ये तो स्पर्श रेखा आएगी बिल्कुल। कोण देखें एक्स अक्ष से वामावर्त, तो ये कोण देखा जाएगा बच्चों। और आपको डायग्राम देखकर लग रहा होगा कि ये तो अधिक कोण है। अब की बार क्या आपको ये कोण 90 डिग्री से बड़ा नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। मतलब ये है अधिक कोण। क्या है? अधिक कोण। और बच्चों यहां स्पर्श रेखा खींचूं तो ये लो, ठीक है। और यहां कोण देखें तो ये है। यहां पर कोण है न्यून कोण, यहां पर कोण कैसा है? न्यून कोण। सुनना, मैं लिख दूं, इस अवस्था में थीटा है बच्चों अधिक कोण, और यहां थीटा है बच्चों न्यून कोण। जब कोण 0 और 90 डिग्री के बीच में हो बच्चों तो उसे न्यून कोण कहते हैं, और जब कोण 90 डिग्री से बड़ा हो तो उसे अधिक कोण कहते हैं। अब सोचना ध्यान से इसका उपयोग। तो क्या यहां आप ढाल निकालोगे तो ढाल तो बच्चों tan थीटा ही आएगी। ढाल तो बच्चों tan थीटा ही आएगी। पर जब थीटा अधिक कोण होता है,
आपने 10वीं क्लास में पढ़ा है, जब कोण 90 से बड़ा होगा ना तो tan नेगेटिव होगा बच्चों। तो इस कंडीशन में ढाल आएगी ऋणात्मक, माइनस की आएगी। यहां ढाल की बात करें तो ढाल तो वही tan थीटा ही होगी, पर बच्चों थीटा तो यहां न्यून कोण है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का कोण है। और जब 0 और 90 के बीच का कोण है तो ढाल कैसी आएगी बच्चों? धनात्मक आएगी। ढाल कैसी आएगी? धनात्मक। तो एक बात समझने वाली ये भी है कि ढाल प्लस की भी आ सकती है, ढाल माइनस की भी आ सकती है, ढाल 0 भी आ सकती है। बच्चों सुनना कैसे, और देखो ग्राफ, ये मान लो x अक्ष है, ये मान लो y अक्ष है। ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा है, ये ग्राफ है, सुनना, ये ग्राफ है। मैंने कहा भैया इसकी ढाल निकालो, तो आप ढाल के लिए क्या करोगे? इस बिंदु पर ढाल निकालनी है मान लो, तो आप ढाल के लिए क्या करोगे बच्चों? उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचोगे। और याद करो यहां स्पर्श रेखा, जब ग्राफ सीधी रेखा हो तो बच्चों ये खुद ही स्पर्श रेखा का काम करेगा। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, अगर ग्राफ से अब खींच लो ना यार, इस बिंदु को टच करते हुए तो खुद ही तो है ये इस तरीके से, मतलब इसका एक्स अक्ष से कोण 0 है। समांतर रेखाओं के बीच में कोण कितना बनता है? 0। यहां पर कोण 0 है बच्चों। अब मैंने कहा आप ढाल निकालो, तो ढाल कैसे निकलेगी? tan 0, और tan 0 का मान कितना आएगा? 0। tan 0 कितना आता है? 0। देखो आपने ढाल माइनस की देखी, आपने ढाल प्लस की देखी, आपने ढाल 0 देखी, और एक ग्राफ और देखो बच्चों, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, मूल बिंदु, ग्राफ मान लो ऐसा है, ग्राफ मान लो ऐसा है। अब मैं कहूं इस कंडीशन में ढाल निकाल के दिखाइए, तो कैसे निकालोगे बच्चों? मान लो इस बिंदु पर आपको ढाल निकालना है, तो जिस बिंदु पर ढाल निकालना है उस पर स्पर्श रेखा खींचनी है। ग्राफ सीधी रेखा है तो खुद ही स्पर्श रेखा है, हाँ या ना? स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के साथ में कितना कोण बना रही है? 90 डिग्री। तो ढाल निकालिए, ढाल बराबर tan 90, और tan 90 कितना होता है बच्चों? अनंत। tan 90 कितना आता है? अनंत। दो बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हमने जानी। पहली बात हमने बच्चों थोड़ी देर हमने त्वरण देखा, जो कल का बचा हुआ पोर्शन था। त्वरण के बाद में बच्चों हमने बात करी कि स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं। स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर खींचते हैं उस बिंदु पर टच करती हुई गुजरती है, उस बिंदु पर काटती नहीं है। आगे ये ग्राफ को 2 या 3 या 4 जितने ही भागों में काटेगी देखा जाएगा। पहली बात, अगर ग्राफ सरल रेखा है उस पर स्पर्श रेखा खुद वो सरल रेखा ही होती है। फिर मैंने स्पर्श रेखा की ढाल निकालना सीखा। अब मैं कल बार बार सिखाऊंगा नहीं कि ढाल कैसे निकालते हैं, कल तो मैं इसका यूज करूंगा बच्चों। जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल निकालनी है उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए, और वो स्पर्श रेखा एक्स अक्ष से वामावर्त जितना कोण बनाएगी वो ढाल है tan थीटा। अलग अलग ग्राफों में ये ढाल अलग अलग आएगी, ढाल प्लस की भी आ जाएगी, कभी माइनस की भी आ जाएगी, 0 भी हो सकता है बच्चों, और अनंत भी हो सकता है। ठीक है, एक बार नोट करें जल्दी से। और एग्जांपल्स देखें कुछ, दो चार प्रैक्टिस के लिए आपके एग्जांपल्स और देख लेते हैं बच्चों। देखिए, मान लीजिए इधर देखो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल्स एक आध दो क्वेश्चन हो जाए, एक्स और वाई। ये कोई ग्राफ है बच्चों, इस बिंदु पर मैंने कहा स्पर्श रेखा की ढाल निकालनी है, समझना। तो आप इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच दोगे, हाँ या ना? ये स्पर्श रेखा एक्स अक्ष से वामावर्त कितना कोण बनाएगी? मान लीजिए ये कोण है 60 डिग्री। कितना है बच्चों? 60 डिग्री।
अरे कोई भी कोण मान लीजिए, तो आपको ढाल कैसे निकालनी है? ढाल बराबर tan 60 और tan 60 आप सब जानते हो √3। कोण आपको टेंशन नहीं लेनी है, कोण क्वेश्चन में मिल जाएगा। और वैसे भी हमें तो तुलनात्मक अध्ययन करना है, आपको कोण की जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी कैसे निकालते हैं मैं आपको दिखा रहा हूं। और देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। मान लो इस बिंदु पर स्पर्शरेखा निकाल लेंगे, तो इस बिंदु पर स्पर्शरेखा कुछ इस तरीके से आएगी। कोण बच्चों एक्स अक्ष से ये लिया जाएगा, ये कोण आप कुछ भी मान लो, चलो 120 डिग्री मान लिया। कितना मान लिया? 120। तो सुनना निकालने का तरीका, ढाल बराबर tan 120। अब भैया हम tan 120 तो नहीं जानते, बहुत सरल तरीका सिखाऊंगा। पर मैंने बताया कि भाई बलराम सर ने बताया कि अगर कोण अधिक कोण है तो आंसर माइनस में आएगा, -tan। बच्चों ये कोण कितना बच गया? पूरा 180 होता है, वो 120 का है तो ये 60 का बचा होगा, तो -tan 60 लिख सकते हैं बिल्कुल। और -tan 60 लिखते ही -√3 ढाल आ जाएगी। कितना इजी तरीका है, बहुत सरल तरीका है। आपने ग्राफ बनाया, कोई भी कोण आ गया, अधिक कोण आए तब न्यून कोण के मान तो आप जानते ही हो, tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3 होता है, tan 45 बच्चों 1 होता है, tan 60 √3 होता है, tan 90 अनंत होता है, सब जानते हैं। इतना तो आप जानते होंगे भाई ना। और आगे देखो एक आध एग्जाम्पल, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, अधिक कोण के ही कराऊं। ये लो बच्चों, इस बिंदु पर मुझे स्पर्शरेखा ढाल निकालनी थी, मैंने स्पर्शरेखा खींची और ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है, मान लीजिए आप 150। आप जल्दी से ढाल निकालोगे, कमेंट करके इसका आंसर दोगे 150। अगर कोण बच्चों 150 हो तो ढाल कैसे निकालें? शाबाश, बहुत बढ़िया। देखिए ढाल बराबर कैसे निकालोगे? tan 150, पर चूंकि कोण तो अधिक कोण है और जैसे अधिक कोण आ जाए -tan 180 में से घटा दो, 30 बच गया। और tan 30 बच्चों 1/√3 आप जानते ही हो। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत इजी है। और देखिए क्वेश्चन, ये बच्चों एक्स अक्ष मान लिया, ये बच्चों हमने वाई अक्ष मान लिया। कुछ इस तरीके का ग्राफ बन रहा है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल्स। दो बिंदु हैं बच्चों, एक ए है, इसको ए नाम दिया, और दूसरा बी। मैं जानना चाहता हूं कि किस बिंदु पर ढाल ज्यादा है और किस बिंदु पर ढाल कम है। देखो उस क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख रहा हूं, वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ठीक है। कुछ ग्राफ कहीं भी मान लो यार, यहां मान लीजिए, इसको नाम दिया पॉइंट ए, इसको नाम दिया मैंने पॉइंट बी, ठीक है बच्चों। आपको बताना है कि ढाल जो है वो ए पर ज्यादा है या बी पर ज्यादा है। एक बार आप सोचें और हो सके तो कमेंट करके इसका जवाब दें। ढाल कहाँ ज्यादा है, ए पर या बी पर? आज की इस क्लास को दोबारा देखना, अदरवाइज कल कुछ समझ में नहीं आएगा भाई। ए और बी पर ढाल देखनी है ना मुझे, तो कितना आसान तरीका है, अब समझ ले, मेरी कोई दिक्कत नहीं है। ए पर स्पर्शरेखा खींचते हैं, ये कुछ ए पर स्पर्शरेखा हो गई, स्पर्शरेखा में ये वाला कोण बना होगा एक तरीके से, इसको नाम दे दिया मैंने थीटा ए का कोण, ठीक है। बी पर देखना है बच्चों, बी पर जिस बिंदु पर देखते हो उस बिंदु पर स्पर्शरेखा खींच दो। बी पर देखना है तो स्पर्शरेखा आपने बी पर खींची बच्चों, ये लो
कुछ इस तरीके से, ठीक है। बी का मैंने कोण देखा, एक्स अक्ष से कोण ऐसे देखना इस तरीके से, तो ये हो जाएगा बच्चों थीटा बी। मतलब मैं बात करना चाहूं ए पर स्पर्श रेखा की ढाल, तो ये है tan थीटा ए, और बात करना चाहें बी पर स्पर्श रेखा की ढाल tan थीटा बी, हाँ या ना? कौन सा कोण ज्यादा है, कौन सा कोण कम है? देखिए ये कोण है थीटा ए और ये कोण है थीटा बी। बच्चों कोण साफ नजर आ रहा है, थीटा ए ज्यादा है थीटा बी से। जब कोण ज्यादा है तो tan लगा दो दोनों में, और बच्चों यही तो ए की ढाल है, तो जो ए की ढाल है वो ज्यादा है बी की ढाल से। कुछ बात समझ में आ रही है ना? तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने बात कर ली है सरल रेखा की और सरल रेखा की ढाल की, ठीक है बच्चों। लगातार पढ़ते रहें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, पर वो आप तब समझ पाओगे जब पहले बेसिक क्लियर कर लेंगे। कल हम ग्राफों का अध्ययन करेंगे, और ग्राफ बच्चों कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से तो बेहद इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ग्राफ का हर एग्जाम में मिलेगा आपको, IIT नीट हर एक एग्जाम में मिलेगा, है ना? एक बार आप नोट कर लें।